Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. आज हम करेंगे अपने सब टॉपिक 2 का पार्ट डी, राममूर्ति एजुकेशन कमीशन। पार्ट ए बी सी हमने पहले की वीडियोस में कर लिया था, तो चलिए शुरू करते हैं। द टॉपिक नेम इज राममूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990। ठीक है, रामामूर्ति कमेटी, पॉपुलरली नोन एज द रिव्यू कमेटी, ठीक है, वॉज अपॉइंटेड ऑन May 7, 1990। ये रामामूर्ति कमेटी जो है वो द रिव्यू कमेटी के नाम से भी जाने जाती है और 7 मई 1990 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, राममूर्ति समिति, जिसे लोकप्रिय रूप से समीक्षा समिति यानी कि रिव्यू कमेटी भी हम कहते हैं, इसका गठन 7 मई को 1990 को जनता फ्रंट सरकार द्वारा किया गया था। जनता दल की फ्रंट सरकार थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा वो ऊपर चला गया है, बट जनता दल थी, उसकी फ्रंट सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे श्री वीपी सिंह। ठीक है, और इसके अध्यक्ष राममूर्ति थे, यानी कि जो ये था ना जनता दल, इसके अध्यक्ष श्री वीपी सिंह थे और जो वो कमेटी थी रिव्यू कमेटी, उसके अध्यक्ष राममूर्ति थे, इसीलिए इसे राममूर्ति कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, इस समिति का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए किया गया था। मतलब कि जो 1986 में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको बिल्कुल ही जांच पड़ताल करके मॉडिफाई करने के लिए हमने 1990 में इस कमेटी का निर्माण किया, इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया और इसमें टोटल 17 सदस्य थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर 1990 को प्रस्तुत की थी। ठीक है, अगर हम इसके इटैब्लिशमेंट यानी इसके गठन होने के कारणों की बात करें कि कौन से रीज़न थे और किन रीज़नों की वजह से इसका इटैब्लिशमेंट किया गया, सो इट गोज़ लाइक majority of people belonging to different sections are still deprived of education despite continuous efforts by the government। यानी सरकार ने इतने ज़्यादा प्रयास किए, लाइक हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तब से हम पढ़ रहे हैं कि ये कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आर्टिकल्स सारे जो हैं वो एक ही चीज़ एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी सरकार के इतने ज़्यादा प्रयासों के बाद भी कहीं ना कहीं हम असफल रहे और इसी को सुधारने के लिए, इसको और अच्छा बनाने के लिए 1990 में यह कमेटी लाई गई। एज पर गवर्नमेंट्स रिसोल्यूशन, then need was felt to make education an effective instrument for securing a status of equality for women and persons belonging to the backward classes and minority। यानी सरकार के प्रस्ताव के अनुसार महिला और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, इन सबसे संबंधित व्यक्तियों के लिए समानता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा को एक प्रभावी साधन बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब समाज के जो पीछे रह चुके वर्ग थे, चाहे वो पिछड़े लोग हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, महिलाएं क्यों ना हो, वो स्टार्टिंग से स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो उनको समानता मिले, वो हमसे आगे जाएं और वो भी शिक्षा में समान शिक्षा या समाज के हर जगह बराबर का अपना योगदान दे पाएँ और बराबर का पार्टिसिपेशन कर पाएँ। इसीलिए ये कमेटी का निर्माण किया गया और इस कमेटी को एक प्रभावशाली वेपन माना गया कि ये कमेटी, या फिर ऐसी जब हम कमेटीज़ लाते रहेंगे तो हमारी जो सिचुएशन है वो बेटर एक न एक दिन हो जाएगी। ठीक है, by reviewing the NPE 1986, Government of India wanted to evolve a framework which would enable to country to move toward the desired social order। मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा द्वारा भारत सरकार का एक ऐसा ढांचा विकसित करना चाहती थी जो देश को वांछित सामाजिक व्यवस्था की ओर अग्रसर करे। लाइक जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहती थी जिससे कि जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों पे जाए जो समाज के वांछित सामाजिक व्यवस्था, यानी जो समाज के ऐसे वंचित वर्ग हैं जिनको ना तो समानता मिल पा रही है, ना तो अधिकार मिल पा रहा है, ना तो वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं और शिक्षा में भी पीछे हैं। तो ये था इसका कारण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। 1986 को निकाल के देखा गया कि क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या क्या चीज़ों में कमी रह गई है, तो उस सब की समीक्षा करना, सबका एवेल्यूएशन करने के बाद 1990 में जब कमेटी 26 दिसंबर को रखी गई थी तो वो सब एकदम सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह करने के बाद प्रॉपर एक कमेटी के सामने वो रिपोर्ट रखी गई थी। Then we have important
ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, समिति के महत्वपूर्ण अवलोकन और अनुशंसाएं। ठीक है, पहला जो इसका अवलोकन था वो था कि एनईपी 1986 की समीक्षा में समिति की प्रमुख चिंताएं और दृष्टिकोण क्या था। तो प्रमुख चिंताएं और दृष्टिकोण यानी कि उनका मेन फोकस किस पे था, अगर हम इनडायरेक्टली कहें तो था कि सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को दिखना, यानी इक्वालिटी और सोशल जस्टिस हो, इस पे ध्यान देना। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट एट ऑल द लेवल्स, एजुकेशन का मैनेजमेंट करना डिसेंट्रलाइज, यानी कि जो शिक्षा है वो हर जगह फैली हुई ना हो, विस्तारित ना हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसमें जो पावर है वो किसी एक के पास रहे। ठीक है, जो भी शिक्षा की व्यवस्था है वो सब एक जगह पे केंद्रित रहे और फिर उसके द्वारा वो सब जगह पे फैलाव हो, यानी कि सब जगह फैली हुई और कोई एक रूलिंग बॉडी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे विकेंद्रीकरण की बात की गई। फिर था एटैब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टिसिपेटिव सोशल ऑर्डर, सहभागितापूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना, और साथ ही साथ इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज डिस्पेंसेबल फॉर क्रिएशन एंड एलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी, प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज के निर्माण के लिए आवश्यक मूल्यों का संवर्धन करना। कुछ ऐसे वैल्यूबल वैल्यूज़ को ऐड करना हमारी इस कमेटी में या फिर पॉलिसीज़ में, जो कि हमारे एक मानवीय समाज, ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करे। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी से क्या समझ आता है कि ऐसे लोग, ऐसा एक समाज जो सबको साथ लेके चले सबके साथ समानता और सामाजिक न्याय करे, किसी को भी पीछा ना छोड़े। तो ये कोशिश की गई कि ये जो वैल्यूबल तो ये कोशिश की गई कि ये जो वैल्यूबल इनकैलकुलेशंस हैं या फिर ये जो वैल्यूबल चीज़ें हैं ये हमारे समाज में उसी तरह से रहें और समाज का, एक मानवीय समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है रोल्स, गोल्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन, शिक्षा में भूमिका, लक्ष्य और मूल्य। ठीक है, ज्ञान का आधार, नॉलेज बेस, शिक्षा को तकनीकी संरचना और ठोस ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में बेहतर योगदान दे सके। यानी पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि जो एक इंसान है उसको ऐसी शिक्षा या इस लेवल की शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वो अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी में कर सके। ठीक है, जैसे कि संरचनात्मक और ठोस ज्ञान प्रदान कराना चाहिए। देन वी हैव एक्यूजेशन ऑफ बेसिक लाइफ स्किल, बुनियादी जीवन कौशल का अधिग्रहण। इसका मतलब था एजुकेशन मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर स्किल्स दीज स्किल्स वुड बी बेसिक लाइफ स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, कंप्यूटेशन, सोशल स्किल्स एंड मैनुअल स्किल्स। यानी इंसान के पास कुछ ऐसे कौशल यानी कुछ ऐसे स्किल्स भी होने चाहिए जिसके बेस पे वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में या फिर कहीं भी कर सके और कहीं भी वो अनएम्प्लॉयड ना रहे। जैसे कि उसके संचार कौशल हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, गुणात्मक कौशल हो सकता है, सामाजिक कौशल और हस्त कौशल हो सकता है। ठीक है, जिससे कि मतलब टोटली वो इंसान अगर पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके, कहीं और अपना नाम कमा सके। फिर हम मूल्यों का पोषण, nurturing of values both has the personalized set of values forming one's character and in calculating necessary social कल्चर एंड नेशनल वैल्यूज़। मूल्यों का पोषण जो एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने वाले व्यक्तिगत मूल्य हो और दूसरी ओर आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का समावेशन करे। ऐसी कुछ वैल्यूज़ का डेवलप करना हमारी सोसाइटी में जो कि हमारे नेशनल मूल्यों, ठीक है, आवश्यक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दे, उनकी रिस्पेक्ट करे और उनको समझने में बाकी लोगों की मदद करे। ठीक है, तो इसका ये जो पॉइंट है मूल्यों का पोषण, इससे यही डिस्क्राइब होता है कि हमारे समाज में हमें कुछ ऐसी वैल्यूबल चीज़ें ऐड करनी है जो कि हमारे समाज को एक बेहतर सामाजिक प्रणाली और मानवीय समाज बनाने में हमारा मदद करे। ठीक है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू एजुकेशन। सो मूल्य शिक्षा से हम क्या समझते हैं। वैल्यू एजुकेशन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच इज़ टू बी सस्टेन्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडोलेसेंस। मूल्य शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया के रूप में जाना जाना चाहिए जिसे बचपन से किशोरावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि की पूरी प्रक्रिया के दौरान बनाए रखा जाना चाहिए। लाइक एक ऐसी वैल्यू एजुकेशन बच्चे को मिले या फिर जो उसका पालन पोषण कर रहा है उसके पास एक ऐसी वैल्यू एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि वो बच्चा जब छोटा है, बाल्यावस्था है, और जब तक वो बड़ा हो जाता है, किशोरावस्था, एडोलेसेंस में पहुंच जाता है, तब तक वो सेम रूल फॉलो करता हुआ जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट में ये बोला गया है। उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।
शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं का निर्माण किया और क्रियान्वयन किया जिसमें एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उनकी शिक्षा में बाधा डालने वाले सभी कारकों को दूर करें, ठीक है। ऐसे हम कुछ रूल्स बनाएं, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाएं जिससे कि जो महिलाओं की शिक्षा है उसके बीच में ऐसी कुछ चीज़ें जो अड़चन बन रही है या महिला शिक्षा को करने से रोक रही है, पहले तो उसको हटाना और दूसरे कुछ ऐसे कैलकुलेटिव प्रोग्राम्स को चलाना जिससे कि सब संरक्षित होकर एकजुट होकर उसमें पार्टिसिपेट कर सके और एक दूसरे को मोटिवेट कर सके, ठीक है। उसके बाद है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण। एज वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस वर्ड वोकेशनलाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ या फिर अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो उसके बाद फिर वो ऐसे कुछ अलग स्किल्स डेवलप कर लेगा इन द स्कूल टाइम पीरियड ऑल्सो, कि बाद में आगे जाके उसे अनएम्प्लॉयमेंट फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो अपने स्किल से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाके जॉब कर सकता है। जैसे कि इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य है। व्यवसायीकृत शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता होती है। जैसे कि मैंने बताया, स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो तो हर जगह काम कर लेगा, बट जो नहीं है, जिसने अपनी स्किल्स डेवलप करी है, तो वो भी क्या होगा, आत्मनिर्भर बन सकेगा, खुद पर डिपेंडेंट हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किल्स उसको आगे जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। तो ये था शिक्षा का व्यवसायीकरण। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, परीक्षा सुधार। परीक्षा प्रणाली उन विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों के पक्ष में अधिक झुकी हुई है जिन्हें विशेष शिक्षण अधिनियम, सामग्री, विशेष कोचिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाओं को सतत आंतरिक मूल्यांकन के रूप में लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा जब क्वेश्चन पेपर देते हैं तो कई बार वहाँ पे लिखा है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए प्रश्न, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे बच्चे जो मतलब फिजिकली या फिर आँखों से देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ऐसे डिसेबल बच्चों के लिए ना हर जगह प्रिविलेज दी हुई है, क्योंकि पहली लाइन में ही मेंशन है कि हमारा जो वर्ग है वो उस पक्ष की ओर अधिक झुका हुआ है, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। तो स्कूल में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, हॉस्पिटल है, पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे ऐसे डिसेबल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाओं का समाधान भी है, दोनों प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था भी की गई है, और हम सब ये देखते हुए भी आए हैं, पढ़ते हुए भी आए हैं और सुनते हुए भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बायस्ड हो रहे हैं, हमारी जो सोसाइटी है या फिर जो हमारी गवर्नमेंट है वो बायस्ड हो रही है, नहीं, बल्कि हमसे ज़्यादा ही उन्हें मिल रहा है क्योंकि उन्हें ज़रूरत है हमसे ज़्यादा। देन वी हैव रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडिया ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाएं। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द रीजनल लैंग्वेजेस कि उनका क्या रोल प्ले है, सो द कमिटी एम्फेसाइज द अडॉप्शन ऑफ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज ऑन प्रायोरिटी बेसिस, यानी कि समिति ने शिक्षा के सभी स्तरों पर मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता के आधार पर अपनाने पर बल दिया, ठीक है। रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडिया ऑफ एजुकेशन शुड बी एनकरेज एट ऑल लेवल, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, छोटे बच्चों के लिए कॉलेज लेवल तक है, सारी जगह एक चीज़ मैंडेटरी है कि सबसे पहले मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, क्षेत्रीय भाषाओं को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ ऐसी लोकल लैंग्वेजेस है जिसको ऐसे कहीं कोई गांव है जहाँ पे उनकी खुद की लैंग्वेज है और लोगों को गांव का नाम तक नहीं पता है, तो अगर वो रीजनल लैंग्वेज या फिर अपनी मदर टंग यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी संस्कृति का फैलाव होगा, हम बाकी की ऐसे जगहों से कनेक्ट कर पाएंगे जिसको आज तक हम जानते भी नहीं थे। तो ये इसका दूसरा पहलू है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप मीडिया की जगह मीडियम कर लेना, ठीक है, ये मिस टाइप हुआ है। और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे है, जैसे कि यहाँ है मीडिया, यहाँ पे मीडियम होगा, बस, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो रामामूर्ति 1990 जो समिति थी उसने समानता, सामाजिक न्याय और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।
हमारा जो अभी तक की इस टॉपिक में रामामूर्ति की जो ये कमेटी थी, इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि जो एजुकेशन है वो एक इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, सबके यूज़ के लिए होनी चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए। साथ में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए और समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। साथ में समिति ने मूल्य शिक्षा, महिला शिक्षा के संवर्धन, शिक्षा के व्यवसायीकरण, परीक्षा सुधार, क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग और सामान्य विद्यालय प्रणाली के विकास की सिफारिश की, ताकि सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक असमानताओं को कम किया जा सके। इस कमिटी ने किसी भी पहलू को नहीं छोड़ा, चाहे समाज हो, समाज के पिछड़े वर्ग हो, सामाजिक असमानता हो, समानता हो, न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, महिलाएं हो, पिछड़े वर्ग हो, छोटे बच्चे हों, सबको कवर करते हुए ऑल पर्सपेक्टिव के साथ 1990 में इस कमेटी का निर्माण किया। समग्र रूप से समिति ने शिक्षा को एक प्रबुद्ध, मानवीय और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया, ठीक है। और फिर इस कमेटी ने क्या किया, हमारे समाज को एकदम कैलकुलेटिवली कलेक्ट किया और इसको एक बहुत ही, कह सके हम, लोकतांत्रिक समाज के निर्माण करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी दिया, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लग रहा हो कुछ भी समझने में, क्योंकि बैक टू बैक वी आर कॉन्टिन्यूसली रीडिंग अबाउट द कमिटीज़ एंड प्रोग्राम्स, सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।